कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं जो वर्तमान में चाइना और भारत के बीच में जो संबंध कहीं ना कहीं तल्खीपूर्ण बने हुए हैं, उन संबंधों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पर उन चर्चा करने से पहले, उन संबंधों पर चर्चा करने से पहले हम कई सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे कि भारत चाइना रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, कैसे जरूरी है, यथार्थवादी होना चाहिए कि आदर्शवादी होना चाहिए। हम उन सब बातों पर यदि चर्चा करेंगे तो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, बायकॉट चाइना किस प्रकार से लागू हो सकता है, ये कहाँ तक के ये यथार्थ रूप में हमें दिखाई देता है, इन सब मुद्दों पर हमें बात करना भी जरूरी है। तो हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, तो हम एक सीरीज के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा बड़ा रखेंगे, उसके बाद में 4 से 5 लेक्चरों में हम चाइना के हर सेगमेंट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं चीन भारत संबंध। तो चीन भारत संबंध में हमें कई सारी चीजों को पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले पृष्ठभूमि हमें अच्छे से पता होना चाहिए। भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है, तो ये पृष्ठभूमि भी हमें ये ध्यान में रखना है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल, मतलब 1949 तक का क्या काल पृष्ठभूमि रही, और 1949 से लेकर 2020 तक की पृष्ठभूमि क्या रही। भारत चीन के बीच विवाद, भारत चीन के बीच विवाद, याद रखिए, आर्थिक विवाद और दूसरा सीमा विवाद, हमें यह भी पढ़ना है। तीसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर भारत चीन का साथ साथ होना, ऑब्लिक कहीं कहीं पर विरोधी होना, कहां कहां पर, ठीक है। और आगे चलकर वर्तमान में घटी घटना, करेंट का डिस्प्यूट क्या रहा। अब आज हम इन दो टॉपिक को लेने की कोशिश करेंगे। कल के लेक्चर में इन दो टॉपिकों को, और परसों के लेक्चर में इन दो टॉपिकों को। ये 2 लेक्चर हो सकते, 3 लेक्चर हो सकते, 4 लेक्चर हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि चाइना इंडो चाइना के ऊपर जो हमारे संबंध है वो किस प्रकार से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि भारत और चाइना के संबंध प्राचीन काल से ही रहे। आप सभी ने प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा होगा, मध्यकाल का इतिहास पढ़ा होगा, चोल साम्राज्य को आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल में भी भारत के संबंध चाइना के साथ में कहीं ना कहीं अच्छे रहे। बहुत सारे हमारे राजाओं के द्वारा दूत मंडल चाइना भेजा गया, चाइना के दूत मंडल भारत में आए, जिसमें फायांग, हेनसांग, इमितसांग जैसे कहीं ना कहीं व्यापारी भारत में आए। उन्होंने भारत की शिक्षा ग्रहण की, भारत में बौद्ध धर्म के से संबंधित शिक्षा को ग्रहण करके उन शिक्षा को चाइना में प्रसारित करने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं भारत और चाइना के संबंध को एक सकारात्मक रूप में बताता है। मध्यकाल के समय में, पूर्व मध्यकाल के समय में, चोल साम्राज्य के समय में भी हमें कहीं ना कहीं चाइना भारत संबंध अच्छे दिखाई देते। और आधुनिक काल के समय में भी हमें, जब तक कि भारत आजाद नहीं होता है, तो उस समय में भी हमें भारत चाइना संबंध बहुत अच्छे से दिखाई देते, क्योंकि चाइना और भारत दोनों ही देश जो थे वो अपने समय में कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद से कहीं ना कहीं पीड़ित थे। और साम्राज्यवाद से पीड़ित होने के कारण चाइना की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी बेकार भारत की थी। दोनों ही सेम थे। और यही कारण रहा कि जिस समय में भारत जो था वो गुलाम था, उस समय में चाइना गुलाम नहीं था।
पर गुलाम से अच्छा भी नहीं था। कारण यह कि चाइना के विषय में जो जानकारी कुबलई खां नामक व्यक्ति के शासनकाल में 13वीं शताब्दी के करीब करीब जब यूरोपीय देशों को पता हुई, तो उसके बाद में विदेशी शक्तियों का चाइना में आगमन हुआ और उसमें पुर्तगाली से लेकर फिर बाद में हर शक्तियों का यहाँ पर व्यापार करने के लिए आगमन हुआ। और व्यापार करने के लिए जब आगमन हुआ तो वही परिस्थिति बनी यहाँ पर जिस प्रकार की परिस्थिति भारत में बनी थी। बस भारत में राजाओं की जगह पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई, परंतु चाइना में वहां के राजा को हटाया नहीं गया, बल्कि राजा से कई सारे व्यापार करने के लिए सुलभ समझौते किए गए। और जब सुलभ, अच्छे, लाभदायक, प्रॉफिटेबल समझौते किए गए जिसमें चाइना का कोई हित नहीं था, चाइना की जनता का कोई हित नहीं था, तो चाइना की जनता का शोषण बढ़ने लगा। और यही कारण रहा कि हम कहते हैं कि भारत से चाइना की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। और ये सब वहां के राजवंश की निरंकुशता, बिना उत्तरदायित्व होने के कारण हो। और यही कारण रहा कि जनता का वहां पर गुस्सा लगातार फूट पड़ा और लगातार विद्रोह जब हुए, तो बक्सर का विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, उसके बाद में सनायत सेन के नेतृत्व में 1911 के करीब करीब वहां पर हमें ये दिखाई देने लगा कि राजवंश की वहां पर समाप्ति हुई। और राजवंश की समाप्ति हो गई, तो राजवंश की समाप्ति के बाद में वहां पर सनायत सेन के नेतृत्व में, याद रखिएगा, सनायत सेन के नेतृत्व में वहां के राजवंश की समाप्ति हुई और वहां पर लोकतंत्र स्थापित करने की बात की गई। और जब लोकतंत्र स्थापित करने की बात की गई, तो वहां पर हमें दो प्रकार की पार्टी दिखाई दी। दो प्रकार की पार्टियों में एक कुओमितांग और कुमचांगतांग। कुओमितांग का मतलब होता है पूंजीवादी और कुमचांगतांग का मतलब होता है समाजवादी। ये दो प्रकार की पार्टियां हमें यहां पर दिखाई दी। अब दो पार्टियां जो हमें दिखाई दी, इसमें से सनायत सेन का संबंध कुमचांगतांग से था जो समाजवाद से था। केवल मैंने नाम लिखवा दिया, आप केवल ध्यान में रखिए। कुमचांगतांग समाजवाद सनायत सेन से कहीं ना कहीं संबंध रखती थी। और 1917 में जब वेल्शेविक क्रांति रशिया में हुई, समाजवादी क्रांति जब रशिया में हुई, तो उसके बाद में समाजवाद का प्रसार चाइना में बढ़ने लगा। सनायत सेन के द्वारा भी समाजवाद को प्रसारित करने की कोशिश की गई, परंतु सनायत सेन एक स्थिर चाइना के समर्थक थे। और स्थिर चाइना के समर्थक होने के कारण सनायत सेन ने कभी भी समाजवाद को प्रसारित करने के लिए पूंजीवाद को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों विचारधारा को मिलाकर एक स्थिर चाइना के निर्माण की बात की। और यही कारण रहा कि जब तक के सनायत सेन रहे, तब तक के कहीं ना कहीं चाइना विचारधाराओं के आधार पर अधिक बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। 1925 के करीब करीब सनायत सेन साहब की मृत्यु हुई। सनायत सेन की मृत्यु के बाद में पूंजीवादियों ने समाजवादियों को दबाना शुरू किया और पूंजीवाद का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति निकल कर आया जिसका नाम था चंगाई शेक। नाम याद रखिए, चंगाई शेक आगे बहुत जगह पर आ चुका मैं। और ये पूंजीवाद के बल पर समाजवाद को दबाने वाला व्यक्ति था। और ये समाजवाद को जब दबाने लगा, तो 1931 के करीब करीब समाजवाद को नेतृत्व देने वाला एक महान व्यक्ति, जो चाइनीज रेवोल्यूशन का कर्ता धर्ता नेतृत्व करता माना गया, जिसका नाम था माओ त्से तुंग, वो आया। और इन दोनों के बीच में विचारधारा के आधार पर लगातार मतभेद बढ़ते रहे। और जब ये मतभेद बढ़ते रहे, तो इसी को कहा गया चाइना में सिविल वॉर। और ये चाइना में सिविल वॉर 1931 से लेकर 1949 तक के चलते रहा। भारत की सहानुभूति इस समय में चाइना के साथ में बनी रही और ये भारत के संबंधों को चाइना के साथ में सकारात्मक रूप में बताती है कि 1931 में जब चाइना के ऊपर जापान के द्वारा आक्रमण किया गया, चाइना के मंचूरिया के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया, तो भारत के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया गया, विरोध दर्ज किया गया और चाइना के समर्थन में चाइना दिवस मनाने की बात की। और ये बात बताता है कि भारत और चाइना के संबंध अच्छे थे। और आपको ये भी पता है कि चाइना में दो विचारधारा थी और दोनों विचारधारा के नेतृत्वकर्ताओं के बीच में लगातार सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई थी। और यही कंडीशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी रही।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में दो विचारधारा थी। दो विचारधाराओं में जो पूंजीवादी विचारधारा थी जिसका नेतृत्व चंगाई शेक के द्वारा किया जा रहा था, वो चंगाई शेक द्वितीय वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना को विश्व युद्ध में शामिल देश के रूप में उसने कार्य करना शुरू किया। और इस शामिल देश में जब कार्य किया, करा, तो उसके कारण जापान के द्वारा आक्रमण किया गया। और जब जापान के द्वारा आक्रमण किया गया तो चंगाई शेक के द्वारा जापान से मुकाबला करने की जगह पर माओ त्से तुंग और उसकी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को जब हटाने की कोशिश की तो चंगाई शेक की जनता में कहीं ना कहीं साख में कमी आई। और जब साख में कमी आई, क्यों आई? क्योंकि माओ त्से तुंग को वो हटाने की कोशिश करा, ना कि जापान को। और माओ त्से तुंग चंगाई शेक को हटाने की कोशिश नहीं करा, वो जापान को हटाने की कोशिश करा। और यही कारण है कि माओ त्से तुंग की विचारधारा और जो जन समर्थन था वो बढ़ने लगा, चंगाई शेक का विचारधारा और जन समर्थन कम होने लगे। 1945 आया, हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरा और एटम बम गिरने के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जैसे ही समाप्ति हुई, उसी के बाद में चाइना में अभी भी सिविल वॉर चल रहा था। और जब सिविल वॉर चल रहा था तो उस समय में अमेरिका के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई और वहां के सेना प्रमुख के द्वारा यहाँ पर आगमन किया गया। और आने के बाद में उनके द्वारा कहा गया कि अब विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो जो विचारधारा के समर्थक जिस क्षेत्र पर है उसी क्षेत्र पर रहे और अपने शासन को लगातार चलाते रहे। और ये बात के तहत माओ त्से तुंग ने एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार जमा दिया और चंगाई शेक के द्वारा कुछ क्षेत्र पर, परंतु माओ त्से तुंग पूरे चाइना के क्षेत्र पर अधिकार जमाना चाहता था। और यही कारण था कि चाइना के अन्य क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए उसने चंगाई शेक की विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा को लगातार चाइना की मुख्य भूमि से हटाने की कोशिश की। और 1950 तक के वो इस कार्य में सफल भी हुआ। और 1950 के करीब करीब चाइना की मुख्य भूमि से चंगाई शेक और उसकी पूंजीवादी विचारधारा का पलायन हुआ और वो फार्मोसा नामक द्वीप पर जाकर बैठ गए। और जब फार्मोसा नामक द्वीप पर जाकर बैठे, जिसे आधुनिक भाषा में ताइवान के नाम से जाना जाता है, इस समय तक के भारत और चाइना के संबंध अच्छे रहे। ये थी हमारी आधुनिक समय की कहीं ना कहीं भारत और चाइना की पृष्ठभूमि। मतलब ये बताता है कि भारत और चाइना के संबंध प्राचीन काल में अच्छे थे। और जब प्राचीन काल में भारत और चाइना के संबंध अच्छे थे तो आपको अब ये भी पता हो जाना चाहिए कि भैया भारत और चाइना के संबंध, भारत की आजादी और चाइनीज क्रांति 1949 में जो हुई उसके बाद में कैसे समय समय पर रहे। तो आप सभी लोग बस चाइना के संबंध के अगर देखते हो तो 1962 के युद्ध को जब देखते हो और 1954 में हुआ भारत चाइना समझौता, उसी को केवल देखते हो, तो ये केवल उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं बातें अधूरी सी लगेंगी। तो भारत चाइना संबंध जो अगर हम आजादी के बाद अगर हम देखें तो आजादी के बाद अगर भारत चाइना संबंध देखें तो हमें कुछ सनों को अच्छे से ध्यान में रख लेना चाहिए। 1954, 1958, 1959, 1962, ये संबंध का एक एरा रहा जो 1950 से लेकर 1965 तक का। कहां तक का था? 1965 तक का। इसी के बाद में भारत चाइना संबंध का एक और समय कालखंड रहा 1965 से लेकर 1980 तक का। बेटा कभी कभार 1978 भी मानिए, हम 78 भी मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं। फिर 1978 से लेकर या 80 से लेकर 1996 तक का। फिर 1996 से लेकर 2014 और 2014 के बाद में 2020 तक। जहां तक कि हमारा आज के लेक्चर में होगा हम वहीं तक के बातों को समेटने की कोशिश करेंगे और वहीं तक की बातों को समेटने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ तक के समझ में आया? चलो यहाँ तक के जब समझ में आ गया है तो भारत की आजादी के बाद में चाइना में भी क्रांति हुई। चाइना आजाद नहीं हुआ बल्कि वहां पर क्रांति हुई और समाजवाद का वहां पर स्थापना हुई।
भारत एक नया नवेला देश था जिसने पहली बार चाइना को कहीं ना कहीं क्या दिया, मान्यता दी। और जब मान्यता दी तो मान्यता देने के साथ ही भारत के संबंध अमेरिका के साथ हो गए बेकार। भारत भी कई मामलों में डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं चूका। क्या कारण रहे, हमें उसके विषय में जानने से अच्छा है कि हमें इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि उस समय में परिस्थिति क्या थी कि जो हमने ये डिसीजन लिए। तब हम किसी भी बात को गलत कहने से कहीं ना कहीं बचेंगे और तब हमारे निर्णय भी कहीं ना कहीं सही रहेंगे। हम कभी भी किसी वस्तु को गलत सीधे सीधे और गलत सही सीधे सीधे कहने से बचेंगे, क्योंकि परिस्थिति कभी कभार निर्णय लेने में कहीं ना कहीं क्या करती, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं आपको आज छोटा सा कालखंड बताऊंगा। 1950 से लेकर 1965 तक का जो कालखंड रहा, इस समय में भारत नया नवेला आजाद हुआ था, चाइना भी नया नवेला साम्यवादी क्रांति करके आगे बढ़ रहा था। भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजना की बात की और पंचवर्षीय योजना में उसने 1951 से लेकर 1966 तक के 3 पंचवर्षीय योजना के माध्यम से अपने विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56, दूसरी 56 से लेकर 61, तीसरी 61 से लेकर 66 तक की चली। और इन पंचवर्षीय योजना में हमेशा टारगेट निर्धारित रहते थे जिसको अचीव करना रहता था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो निर्धारित की गई थी, वो निर्धारित करने से पहले ही भारत के सामने कई सारे डिस्प्यूट आ चुके थे। डिस्प्यूट, तनाव, पहली बात ये तनाव आ चुका था कि दो विचारधारा है, दो विचारधारा में किस विचारधारा की ओर जाए, समाजवाद की तरफ जाए या पूंजीवाद की तरफ जाए, अमेरिका की तरफ जाए कि रशिया की तरफ जाए, ये बात आ चुकी थी। अगर दोनों में से किसी एक की तरफ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से दूसरे की दुश्मनी झेलनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं दुश्मनी जब झेलनी पड़ेगी तो भारत उस दुश्मनी का क्रीड़ा खेल क्षेत्र बन जाएगा, ग्राउंड बन जाएगा। और भारत ये चाहता नहीं था कि नया नवेला राष्ट्र उस युद्ध का कहीं ना कहीं भूमि बने। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्ष की बात की, ना इसमें हमें तो दोनों ही चाहिए, दोनों से अलग नहीं रहना, दोनों से ही चाहिए। हमें समाजवादी तत्व चाहिए, जनता के हितों के लिए हमें रशिया चाहिए, तो वहीं आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए हमें अमेरिका चाहिए। तो हमने दोनों के समर्थन की बात की, परंतु दोनों ही समझने लायक कंडीशन में नहीं थी। इसके कारण दोनों के साथ हमारे संबंध हो गए बेकार। जैसे ही भारत आजाद हुआ था तो कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हुआ, 1948 में युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये दोनों ही कंडीशन के कारण कहीं ना कहीं भारत बैकफुट पर था, और ये बैकफुट पर होने के कारण भारत इन्हीं घटनाओं के ऊपर हमेशा ज्यादा गौर कर रहा था। और यही कारण रहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ में और अधिक तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए 1950 में ये भारत ने क्या किया, भारत के द्वारा सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी गई कि भैया दक्षिण कोरिया से अगर आप उत्तर कोरिया होते हुए अगर चाइना पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हो तो हम इसका विरोध करेंगे। और ये दर्ज कराता है कि भारत चाइना के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए आतुर था, और इसी संबंध को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए 1954 के करीब करीब भारत के द्वारा चाइना के साथ में जुलाई 1954 में एक समझौता किया गया जिसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के माध्यम से एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे की एकता अखंडता की रक्षा करने की बात की गई। ये सब जब बातें कही गई, 5 सिद्धांत दिए गए, तो इसी के बाद में अब धीरे धीरे भारत और चाइना के संबंध अच्छे बनने लगे। पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हमेशा मैकमोहन रेखा को वास्तविक सीमा रेखा मानने और मनवाने की बात पर जोर दिया। और इसी दौरान चाइना के द्वारा 1958 के करीब करीब की बात है, अब हमारे संबंध बेकार हुए। 1954 तक के अच्छे चले, 57 में भी अच्छे रहे, पर 58 के करीब करीब जब चाइना के एक पत्रकार के द्वारा एक पत्रिका में जब एक मैप जारी किया गया और उस मैप में जो अस्काई चिन्ह है, उस अस्काई चिन्ह में के क्षेत्र को और जो दक्षिण तिब्बत जिसको वो कहता है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को जब अपना क्षेत्र बताया, उसके बाद में भारत के संबंध चाइना से बेकार होने लगे।
पर उस बात को चाइना ने बड़े ही अच्छे से पल्ला झाड़ लिया कि भैया ये तो हमारे पुरानी पार्टी का, जो पुरानी 1949 के पहले की पार्टी का, उसका चाइना उसका सोच वाला नक्शा है, ये हमारी सोच वाला नक्शा नहीं है, हमें अभी समय नहीं मिला तो हम नहीं बना पाए। 1958 क्या 59 आया, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया अस्काई चीन हमारा है और जो दक्षिण तिब्बत का क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, वो भी हमारा है। भारत सरकार बहुत चक्की रह गई। 58 में कुछ बोला, 59 में आप कुछ बोल दिए, क्या? और इस सब को कहने के पीछे वजह ये थी कि भारत के द्वारा अस्काई चीन क्षेत्र पर कभी भी कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया ही नहीं, बल्कि चाइना के द्वारा 1949 में क्रांति के बाद में अस्काई चीन क्षेत्र पर लगातार रोडों का निर्माण करके अपनी स्ट्रेटेजिक पावर को बढ़ाने की कोशिश की। और वो तब तक के उस क्षेत्र पर अपना दावा करने से बचते रहा जब तक कि उसकी पावर उस क्षेत्र में नहीं बढ़ गई। और जैसे ही बढ़ गई उसके बाद उसने तिब्बत की जनता को भी प्रताड़ित करने की कोशिश की और अस्काई चीन क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। भारत जब भौचक्का हुआ और धीरे धीरे भारत में चाइना के प्रति विरोध ज्यादा पनपने लगा, और ये विरोध तब और ज्यादा पनपने लगा जब तिब्बत के में विरोध हो जाने के बाद में, विद्रोह हो जाने के बाद में, वहां से शरणार्थियों का भारत में आगमन हुआ। जब शरणार्थियों का भारत में आगमन हुआ और वहां के धर्मगुरु दलाई लामा का भारत में आगमन हुआ, तो भारत ने तिब्बत के क्षेत्र के प्रति अपना समर्पण, अपनी सहानुभूति रखी और चाइना को इस क्षेत्र में प्रवेश ना करने और पीछे हटने की बात को फिर पुनः दोहराया। और जब ये बात चाइना ने नहीं मानी तो भारत चाइना संबंध और ज्यादा कटु होने लगे। कई सारे क्षेत्रों पर चाइना के द्वारा भारतीय चौकियों पर अधिकार जमाने की कोशिश की और इसी दौरान 1962 में उसने आते आते भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र और अस्काई चीन के क्षेत्र पर था। और आक्रमण करने के बाद में पूरी दुनिया में उसने बताया कि हमने भारत को युद्ध में हराया। तो ये हमारे साथ जो संबंध है 1965 तक का संबंध चाइना के साथ में रहे, वो संबंध कुछ समय तक की मित्रतापूर्ण, जो कूटनीतिक मित्रतापूर्ण रहे, और उसके बाद में जो संबंध है वो कटुपन रूप में कहीं ना कहीं निरूपित हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है इंटरनेशनल अफेयर में कि कभी भी भावनात्मकता के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता, बल्कि व्यवहारिकता के आधार पर इंटरनेशनल अफेयर में हमेशा निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे निर्णय हमारे द्वारा भावनात्मकता के ऊपर लिए गए, क्योंकि एक शब्दावली पर कहीं ना कहीं कहा जाता है, खुद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा गया था कि हमें केवल एक ही मोर्चे पर ध्यान देना है, वो मोर्चा है पाकिस्तान, क्योंकि एक अच्छा बाड़ा हिमालय चाइना से रक्षा करने के लिए हमारे लिए खड़ा है। ये बात कहीं ना कहीं निर्मूल साबित हुई 1962 के युद्ध में, क्योंकि उन सेना ने हिमालय को क्रॉस करके अस्काई चीन के क्षेत्र पर अधिकार जमाया। 1962 के युद्ध के बाद में भारत चाइना रिलेशनशिप बहुत समय तक के ठंडे बस्ते में चले गए। ये ठंडे बस्ते में जाना हमारे लिए कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हर बात में साबित हुआ। कारण ये था कि इस समय में घाटे का सौदा इस आधार पर हमारे लिए कहीं ना कहीं निर्मूल साबित हुआ। घाटे का सौदा इसलिए रहा क्योंकि चाइना का परम मित्र बन गया इसके बाद में पाकिस्तान, और पाकिस्तान का परम मित्र था अमेरिका, और पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना का त्रिगुट बन गया, और त्रिगुट बनकर भारत को लगातार दक्षिण एशिया के क्षेत्र में दबाव का सामना करना पड़ा इन त्रिगुट शक्ति के कारण। और यही कारण रहा कि 1971 में, 65 के बाद जो 71, जब 67 के करीब करीब जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो 71 में भारत को जो रशिया था उसके साथ में मित्रवत संधि करनी पड़ी। और मित्रवत जब संधि करनी पड़ी तो भारत ने रशिया के माध्यम से चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका को कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये सब हो पाया एक मजबूत नेतृत्व के कारण, एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार के कारण। दो ऐसे बिंदु रहे जहां पर चाइना को हमने बैकफुट पर लाया। एक, बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण किया जाना, दूसरा सिक्किम जैसे क्षेत्र को, जो एक अलग राज्य था जो सहयोगी के रूप में हमारा था, उसे अपने क्षेत्र में शामिल करना।
ये दो घटनाओं ने भारत की कहीं ना कहीं कूटनीति को मजबूत किया। 1978 तक के भारत के संबंध, 1962 के बाद से 78 तक के हमारे संबंध चाइना के साथ में उतने अच्छे नहीं रहे, पर कई सारी जगह पर हमने चाइना को यहाँ पर पटकनी दी कूटनीति के माध्यम से। एक बांग्लादेश के क्षेत्र में, एक चुंबल नदी घाटी के क्षेत्र में जो सिक्किम के क्षेत्र में आता था, और एक सिक्किम के क्षेत्र में जो सिक्किम को हमने बुलाया, हमारे साम्राज्य में मिला। 78 के बाद 80 के बाद में चाइना में रिफॉर्म शुरू हुआ। चाइना में समाजवाद के साथ में पूंजीवाद को जोड़ा गया और इसके कारण उन्होंने 50 वर्ष में चाइना को क्या क्या अचीव करना उसके बारे में उन्होंने रोड मैप बनाया। और यहीं से भारत और चाइना के बीच में जो विकास की लीला रही, गति रही, उसमें अंतर आना शुरू हुआ। और जब अंतर आना शुरू हुआ, क्योंकि चाइना में स्थिर सरकार रही और इसी दौरान 78 के बाद में भारत में 20 वर्षों तक के स्थिर सरकार का हमेशा कमी महसूस होती रही। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार को यदि हम छोड़ दे तो 7 से 8 प्राइम मिनिस्टर आते रहे जाते रहे, और जो कहीं ना कहीं भारत में पॉलिसी क्राइसिस के बारे में हमें बताता है। यही कारण रहा कि इसके बाद में चाइना ने अपने आप को आगे बढ़ाते चले गया। तो 78 से लेकर 96 तक के चाइना और भारत के संबंध अच्छे रहे। चाइना ने कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चाइना इस समय में अपने आप को हर मोर्चे पर डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सीमावर्ती क्षेत्र हो। हर क्षेत्र पर निर्माण कार्य कर रहा था, हर क्षेत्र पर कार्य कर रहा था। भारत इस समय में क्या कर रहा था, 78 के बाद में दो सरकारें आई, कुछ समय के लिए शासन करी, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार हो। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई, सिख विद्रोह हुए। सिख विद्रोह के बाद में हमें दिखाई देने लगा क्या, मंदिर विवाद आने लगा। मंदिर विवाद के बाद में इंदिरा गांधी हमें दिखाई देना कि हमने श्रीलंका के क्षेत्र में अपनी सेना भेज दी। तो लगातार हम डिस्प्यूट में ही बंधे पड़े रहे। उसके बाद में 80 के 90 के दशक में सरकारें आती गई जाती गई। 1991 में हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी आ गई, एलपीजी को अपनाना पड़ा, पूरा का पूरा जो हमारा व्यवस्था थी वो पूरी बदल गई। तो हम चाइना से पिछड़ गए और उसी के बाद में चाइना विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया इन्हीं 20 वर्षों में। और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया तो चाइना को अपनी वस्तु खपत करवानी थी, इसलिए चाइना के द्वारा 1996 के करीब करीब हमारे साथ में संबंध, एक समझौता किया गया, जिसे विश्वास बहाली, विश्वास को पुनः बनाना भारत और चाइना के बीच में। और इस समझौते के तहत हम अपनी सिक्योरिटी जो सीमावर्ती क्षेत्र पर है वहां पर हम करेंगे, और पेट्रोलिंग के लिए कोई भी सेना दूसरी अगर राष्ट्र की सीमा में आती है तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा, बल्कि हम बातचीत, कूटनीति के माध्यम से अपने संबंधों को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और समय आने पर हम धीरे धीरे अपने जो सीमा विवाद है उसे हम धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 96 के बाद में इसी बात को लेकर हम लगातार चाइना के साथ संबंध बनाते रहे। कई ऐसे मुद्दे रहे जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करूंगा। 96 से लेकर 2014 2020 तक के मुद्दे पर मुझे आपसे चर्चा करनी है, और वो चर्चा के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक के आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।